हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं AWS की एक नई सर्विस के बारे में जिसका नाम है राउट 53। ये जो सर्विस है ये फुल्ली मैनेज्ड डीएनएस सर्विस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस जो है इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम जो है इसका काम क्या होता है, ये आपके यूआरएल जो होता है ये उस यूआरएल को आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो अब मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा जो जिससे आपको शायद और ज्यादा समझ में आ जाए। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों ने अगर इस प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो किया है तो इससे पहले वाले वीडियोस में अपन क्या क्या कर चुके हैं मैं वो एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, अपन ने एक EC2 इंस्टेंस बनाया था। उस EC2 इंस्टेंस के अंदर अपन ने एक एनजीनिक्स सर्वर इंस्टॉल किया था और उसके बाद में अपन ने एक आईपी एड्रेस था उसको यूआरएल में डाला था और वो एनजीनिक्स जो था उसका एक वेब पेज अपन ने एक्सेस किया था अपने वेब ब्राउजर के अंदर। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, ऑटो स्केलिंग इनेबल की थी और एक की जगह 2 या 3 अलग अलग EC2 इंस्टेंसेस थे और लोड बैलेंसर उन EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर ट्रैफिक रिडायरेक्ट करता था और आप सेम एनजीनिक्स पेज एक्सेस करते थे विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर। बट यहाँ पे जब आप वेब ब्राउजर पे यूआरएल डालते थे तो वो ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर का होस्ट नेम होता था और जो एक अलग सा ही दिखता था जो शायद आपको अब याद भी नहीं होगा और मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। और वहां पे अपन ने ऑटो स्केलिंग इनेबल की थी कि अगर ज्यादा ट्रैफिक आ जाए तो अपने आप नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस इंक्रीज हो जाए और अगर ट्रैफिक कम आ रहा है तो EC2 इंस्टेंस डिक्रीज हो जाए। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपने लोड बैलेंसर का जो होस्ट नेम अपने को AWS ने प्रोवाइड किया था उस होस्ट नेम पे आप वेब ब्राउजर के अंदर एक्सेस करते थे। तीसरी चीज अपन लोगों ने क्या किया था, अपन ने एक S3 बकेट बनाया था और उसको एज ए स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया था। एंड जब आपने उसको एज ए स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया था तो S3 ने आपको एक यूआरएल दिया था कि आप इस वेबसाइट को इस पर्टिकुलर यूआरएल पे एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज भी अपन ने किया है। उसके बाद में अपन ने CDN यूज किया था, क्लाउड फ्रंट यूज किया था, राइट, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और अपन ने क्लाउड फ्रंट सर्विस यूज की थी। क्लाउड फ्रंट के हेल्प से अपन ने अपना EC2 इंस्टेंस से वेबसाइट एक्सेस किया था और अपन ने उसको एक्सेस किया था अपने S3 बकेट से। ये भी अपन ने किया था। बट यहाँ पे अगर आपको एक चीज जो कॉमन लगी होगी कि आप जब उसको वेब पेज को एक्सेस करने का ट्राई करते थे वेब ब्राउजर के अंदर तो आप जब उसको एक्सेस करते थे तो आप वो होस्ट नेम डालते थे जो होस्ट नेम आपको AWS ने प्रोवाइड किया है। बट आप ये नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जब आप आपकी वेबसाइट का नाम डालें, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ learningocean.com, और जैसे ही मैंने learningocean.com डाला तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक EC2 इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट गई है और जब EC2 इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट गई है तो EC2 इंस्टेंस ने आपको एक वेब पेज रेस्पॉन्स में दिया है और आपको यहाँ पे ये वो वेब पेज दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपने उस EC2 इंस्टेंस का आईपी एड्रेस नहीं डाला, बट उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट चली गई। ये आपने जो नेम डाला है इस नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो काम है ये करता है डोमेन नेम सिस्टम। या फिर आप इसको अगर एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ये कुछ एक इस तरीके से आप मान सकते हैं कि आपका फोन के अंदर जो फोन बुक होती है ना, आप इसको कुछ ऐसा मान सकते हैं कि आपके फोन के अंदर मेरे फोन नंबर सेव है और आपने उसको गौरव के नाम से सेव कर रखे हैं। तो जब भी आपको मुझे फोन लगाना होगा तो आप आपके फोन बुक में क्या सर्च करेंगे, आप फोन बुक में सर्च करेंगे गौरव, एंड जैसे ही आप टैप करेंगे और कॉल लगेगा तो मेरे फोन नंबर पे लगेगा। सेम ये वही चीज है, जब आप learningocean.com टाइप करते हैं और एंटर मारते हैं तो रिक्वेस्ट जो है वो उस आईपी एड्रेस पे जाएगी। ये तो मैंने आपको एकदम सिंपल टर्म्स में बता दिया है। जब आप learningocean.com या कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डाल के जैसे ही एंटर मारते हैं तो उसकी भी ऐसा नहीं है कि तुरंत मेरे EC2 सर्वर पे चले जाएगी। इसके पीछे भी एक प्रोसेस होती है। वो क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही यहाँ पे देखिए एंड यूजर लिखा हुआ दिख रहा है, ये मान लीजिए ये कोई ऐसा यूजर है जो अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। अब उसको कौन सी वेबसाइट एक्सेस करनी है, उसको एक्सेस करनी है www.example.com। जैसे ही उसने डाला www.example.com तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, DNS रिजोल्वर के पास। यूं मान लीजिए ये जो रिक्वेस्ट गई है ये आपके ISP के पास गई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास गई है। और जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोले तो एयरटेल, जियो या फिर जो भी आपको जहां से भी आप इंटरनेट ले रहे हैं, आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर से भी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि वो खुद का एक DNS सर्वर मैनेज करके रखता हो। बट उससे भी पहले होता क्या है, ये DNS रिजोल्वर के पहले भी ये जो एंड यूजर होता है ना, इसका खुद का भी एक कैशे होता है। तो ये खुद के कैशे के अंदर चेक करेगा कि क्या मेरे पास www.example.com का आईपी एड्रेस है क्या।
तो अगर इसको आईपी एड्रेस नहीं मिला तो ये डीएनएस रिजोल्वर के पास आएगा, बट वो स्टेप इस डायग्राम के अंदर मिसिंग है। खैर कोई नहीं, अपन वापस से आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे ही एंड यूजर ने डाला www.example.com, आईएसपी के पास एक डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई है, और ये जो डीएनएस सर्वर है ये एक डीएनएस रिजोल्वर है। मतलब अब ये क्या करेगा, ये देखेगा ये जो www.example.com है इसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये देखेगा कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो डीएनएस रिजोल्वर क्या है, इसको पता नहीं है कि www.example.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो अब ये क्या करेगा, ये रूट डीएनएस पे जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपका रूट डीएनएस है, यूं मान लीजिए ये एकदम जो टॉप पे होता है ये आपका रूट डीएनएस होता है। जब भी रिजोल्वर को ये चीज नहीं पता होती है किसी भी डोमेन का क्या आईपी एड्रेस है, तो वो रूट डीएनएस के पास जाएगा। अब आप इस डायग्राम को देखो तो वो यहाँ पे जाएगा रूट लेवल के पास। तो अब जो रूट डीएनएस सर्वर है ये क्या बोलेगा कि बॉस मेरे को भी नहीं पता example.com का आईपी एड्रेस क्या है, यूआरएल है, इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो इसको समझ में आएगा .com है, तो ये बोलेगा कि मेरे को www.example.com का तो आईपी एड्रेस नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि ये जो www.example.com है इसकी डिटेल्स .com वाले सर्वर पे मिल सकती है, और जो .com वाला जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस मेरे को पता है, वो मैं तेरे को दे देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, उसने ये जो .com वाला नेम सर्वर था उसका डिटेल इसने दे दिया। किसको दिया है, आपको नहीं दिया, डीएनएस रिजोल्वर को दिया है, अभी तक ध्यान रखना। उसके बाद में डीएनएस रिजोल्वर क्या करेगा, ये वापस www.example.com की डिटेल्स भेजेगा .com वाले नेम सर्वर को। अब आप यहाँ पे देखिए वापस आपके डीएनएस हिरार्की में अब आपकी रिक्वेस्ट रूट से .com वाले नेम सर्वर में आ गई। तो ये जो लास्ट के जो .com, .edu, .gov, .in, .pk ये जो सारे के सारे होते हैं ये आपके टॉप लेवल डोमेन होते हैं। टॉप लेवल डोमेन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, उसको शॉर्ट में बोला जाता है TLD। .com वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज दी रिजोल्वर ने, और अब जो .name वाला है उसको भी नहीं पता, वो क्या बोल रहा है कि यार मेरे को नहीं पता ये जो है ना www.example.com का आईपी एड्रेस क्या है, बट मेरे को ये चीज पता है कि ये जो www.example.com है इसका नेम सर्वर जो है वो नेम सर्वर जो है का डिटेल मेरे पास है, तू वो डिटेल ले जा, और उस नेम सर्वर को पता होगा कि ये जो www.example.com है इसका आईपी एड्रेस क्या है। सपोज वो जो नेम सर्वर है वो राउट 53 पे है, तो उसने राउट 53 की डिटेल्स दे दी। अब उसके बाद में वो रिक्वेस्ट करेगा वापस से नेम सर्वर को। अब नेम सर्वर कौन सा है, यहाँ पे राउट 53 का नेम सर्वर है जो मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अब जो यहाँ पे राउट 53 का नेम सर्वर रहेगा उसके पास डिटेल्स रहेंगी आपके आईपी एड्रेस, और वो जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे उसको मिल जाएगा। और फिर एंड यूजर को देखो 7th स्टेप के अंदर आपका आईपी एड्रेस मिल रहा है www.example.com जो है वो इस आईपी एड्रेस पे होस्ट है। फिर उसके बाद में जो एंड यूजर है वो कम्युनिकेट कर पाएगा www.example.com से। तो जब भी आप एक यूआरएल हिट करते हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की इंजीनियरिंग लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। और डायग्राम में जो चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले रूट डोमेन होता है, और उसके बाद में जो आता है वो आता है आपका .com, .edu, इनको बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको एकदम मोटा मोटा बताया है कि जब आप वेब ब्राउजर के अंदर example.com डालते हो तो क्या क्या प्रोसेस होती है। जैसे जैसे इस सर्विस को अपन आगे पढ़ेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आपको और भी ज्यादा डीप में समझ में आने वाले हैं, और जब मैं उनको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा उसी टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। नहीं तो होगा क्या कि थ्योरी एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि दोनों अपन साथ में लेके चलें। इसके अंदर तो बेसिकली मैंने केवल आपको इतना सा बताया कि ये इस तरीके से काम होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, बट जैसे जैसे अपन ये सर्विस आगे पढ़ेंगे आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। लाइक ऑथोरिटेटिव सर्वर्स क्या होता है, एसओए क्या होता है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या होता है, नेम सर्वर्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि देखो ये जो चीज है इसको ये बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी समझने में बहुत ईजी होएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज मेरा ऐसा था कि मेरे को एक वेबसाइट लॉन्च करनी है। अब जब मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे को ना एक यूआरएल चाहिए था। अब यूआरएल फॉर एग्जांपल www.example.com, www.learningocean.com, इस तरीके की प्रोसेस मेरे को इस प्रोसेस से गुजरना था। अब मेरे को पता नहीं था कि यार मैं कैसे लूँ यूआरएल, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि ये जो यूआरएल है या ये जो नेम है इसको बोला जाता है डोमेन नेम।
और सबसे पहले आपको एक डोमेन बाय करना होता है। तो ये डोमेन कहाँ से बाय कर सकते हो? आंसर है राउट 53। उस डोमेन को मैनेज कैसे करोगे, उसका डीएनएस कैसे सेटअप करोगे, उसका आंसर है राउट 53। ठीक है, उसके बाद में मेरे को क्या चाहिए था, उसके बाद में मेरे को एक चीज और चाहिए थी, बताता हूँ आपको। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मेरे को मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो इस तरीके से चाहिए था, gaurav@learningocean.com। यहाँ पे learningocean.com की जगह आप मान सकते हो कि यहाँ पे आपका खुद का डोमेन आएगा। तो gaurav@your domain name जो भी रहेगा, ये चीज भी मुझे चाहिए थी। तो ये सारा का सारा पॉसिबल कैसे हुआ है? ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ है, इसके अंदर राउट 53 का बहुत यूज आया है। अब जहां पे भी आप खुद के लिए डोमेन रजिस्टर करते हो, इस चीज को बोला जाता है डोमेन रजिस्ट्रार। तो राउट 53 जो है, यहाँ पे आप एक डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हो, ये डोमेन रजिस्ट्रार भी है। तो यहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, अपन खुद का एक डोमेन खरीदने वाले हैं, और डोमेन खरीदने के बाद में आप कैसे होस्ट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज अपन आने वाले कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।